नमस्कार, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग प्रमुख आलोचनात्मक कथन पार्ट 2 देखने वाले हैं। जी हाँ, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक क्लास करवाई थी जिसमें मैंने प्रमुख आलोचनात्मक कथन डिस्कस किए थे। लगभग 24 से 25 प्रमुख आलोचनात्मक कथन बहुत ही महत्वपूर्ण थे परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज भी 20 से 25 महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन। आलोचना में आप इधर से किताब पढ़ते हो, रामचंद्र शुक्ल पढ़ते हो, बच्चन सिंह पढ़ते हो, डॉक्टर नगेंद्र पढ़ते हो, राम कुमार वर्मा पढ़ते हो, लेकिन फिर भी आपसे स्टेटमेंट बनते नहीं, आप पहचान नहीं पाते हो। तो मैंने सोचा कि भैया वो कथन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में आते हैं, मैं उन्हें आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है। क्योंकि कम मेहनत में आपको ज्यादा परिणाम मिल जाए, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, ठीक है। तो हालांकि सभी प्रश्नों को संकलित करने में थोड़ी सी मेहनत लगी है, भले ही आपको वीडियो 20 मिनट की लगती है, समय छोटा होता है, कम होता है, लेकिन इसके पीछे 2 घंटे की मेहनत रहती है, ठीक है। जब हम एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन छांटते हैं, रखते हैं, पीपीटी बनवाते हैं, तो इसके पीछे 2 घंटे की कम से कम मेहनत रहती है, तब जाके आपके 20 मिनट की वीडियो हम बना पाते हैं। तो कहने का आशा यह है कि आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न आता है तो गलत ना होने पाए, ठीक है, ताकि हम लोगों की मेहनत सार्थक रहे, सफल हो। कहने का उद्देश्य यह है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? जल्दी बताइए, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का? तो यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आगे व्याख्या में रामस्वरूप चतुर्वेदी मधुमती संस्करण 2005 में हिंदी सर्जना एवं आलोचना बिखराव के संदर्भ शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं कि आधुनिक दृष्टि से रचना जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। अगला प्रश्न है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से बताइए, सोचिए, प्रश्न आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय की मान्यता है कि काव्य संसार के प्रति कवि को भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, ठीक है। कविता के संबंध में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्या कहता है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, चींटी से लेकर हाथी तक। यह कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जैसा कि आपको पता है इस सीरीज का नाम है पेपर में छपने वाली सीरीज, पेपर में छपने वाले प्रश्न। तो यहाँ जितने भी प्रश्न मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहीं ना कहीं PYQ में आए हैं या फिर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। लो भैया, एक कथन तो मिला, साथ ही साथ रामचंद्र शुक्ल का भी महत्वपूर्ण कथन आपको मिल गया। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? धूमिल, केदारनाथ सेन, गिरिराज माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उससे बाद हमसे बड़ा तू दिख। कौन कहते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं। किसकी पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यह पंक्ति सन 1923 में कवि नामक शीर्षक कविता में लिखी गई है। जो हो मैंने
आप कई बार बेहद परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या प्रसाद खत्री का, जगन्नाथ रत्नाकर का। कि मैंने कई बार प्रयास किया, मेहनत की, संघर्ष किया कि खड़ी बोली में कुछ काव्य लिखूं, लेकिन मुझसे नहीं हो सका। कौन कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। जो हो, मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वो मेरे चित्तानुसार नहीं है। कथन नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? अजय प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? किसका है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, ठीक है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? सुमित्रानंद पंत का, डॉक्टर नगेंद्र का, नंदुलारे वाजपेयी का, नामवर सिंह का। तो यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएमसीडब्ल्यू है। क्या है? पीएमसीडब्ल्यू है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। ठीक है, ये कथन ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छायावाद और उत्तर छायावाद, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। पंक्तियों के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है ये? ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। सोचिए, समझिए, उत्तर दीजिए। तो यह कथन है आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, में लिखते हैं छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? ठीक है, सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको एक सेशन करवाया था यही पीएमसीडब्ल्यू सीरीज में कि भैया आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को प्रायः छायावादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी, रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। ये नाम ही इस बात के सूचक है कि उनकी समीक्षा पर किसी वाद का अधिकार नहीं रहा है। वो किसी परंपरा से बंधे नहीं थे, वे किसी दायरे में, वो किसी सीमित क्षेत्र में नहीं बंधे थे। ठीक है, स्वच्छंद होकर काव्य की आलोचना करते थे। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? ठीक है, किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मुक्तिबोध ने, रामविलास शर्मा जी ने। बताइए, इनकी चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े, ये व्याख्या है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये व्याख्या आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। क्या? अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, अजय प्रसाद द्विवेदी का, गणपति चंद्र गुप्त का। जल्दी बताना है यह कथन किसका है। तो किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों दिखाई पड़ती, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। ठीक है, तो बिल्कुल
उनके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी उन्होंने अपना सुधार किया। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? गोस्वामी कौन? यहां पर गोस्वामी तुलसीदास। तो शुक्ल, रामविलास शर्मा, हरि प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है आप सभी को कमेंट करके बताना है। बताइए। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का? रामविलास शर्मा, हरि प्रसाद द्विवेदी। तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया है। गोस्वामी जी के संबंध में हरि प्रसाद द्विवेदी का कथन इस प्रकार है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। शुक्ल जी का कथन आपने तुलसीदास के संबंध में पढ़ा, और हरि प्रसाद द्विवेदी का कथन है तुलसीदास के संबंध में कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पीएमसीडब्ल्यू है, पीएमसीडब्ल्यू है, भूल मत जाना। अगला प्रश्न है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। जल्दी बताइए, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है भैया? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे शुक्ल जी का कथन है, देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कवि, राष्ट्र कवि कहा है भारत भारती के संबंध में। ठीक है, समझ में आया? तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सामंजस्यवादी कवि किसने कहा, कौटुंबिक कवि मात्र किसने कहा, राष्ट्र कवि किसने कहा? खुद ने, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। आगे, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देव नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? साकेत, भारत भारती, सिद्धराज। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कृति में संग्रहित? पहले तो ये कृतियां बेहद महत्वपूर्ण है, प्रकाशन वर्ष सहित। बाकी मैं बता दूं तो ये भारत भारती में आपकी संकलित है और संग्रहित है। 1912 में लिखी गई, 3 खंडों में मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देव नश्वर यह अटल सिद्धांत, और पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में संग्रहित है। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किस कृति की है? आंसू की सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, निर्झरणी। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियां किसकी है? किसकी है? सरोज स्मृति से, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। उपयुक्त का पंक्तियां मुक्ति छंद के प्रवर्तक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जो सरोज स्मृति नामक कविता से ली गई हैं। आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, तब निराला ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। अगला प्रश्न हमारा है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, राम नरेश त्रिपाठी है, श्रीधर पाठक है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, तो किसकी पंक्ति है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। आगे, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम निश्चय ही करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में लिखी गई लंबी कविता है, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण का, जामवन का, सुग्रीव का, विभीषण का। तो राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसका है? किसका है भैया? किसका है? जामुन जी का।
जामवंत जी का। निराला की राम की शक्ति पूजा में नव वेदांत के शक्तिवाद, गांधी की आत्मशक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। पराजय बोध और शक्ति से आहत राम के लिए जामवंत का यह परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है। बोले विश्वस्त कंठ से जामवंत की रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयंत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो तुम निश्चय ही करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। ये किसकी? ये राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियां हैं, जो कि जामवंत जी श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं। और कहते हैं ये जो संबोधन है, ये संबोधन क्या है? राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है। ये केवल राम के लिए नहीं है, ये केवल राम के लिए नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक नागरिक के लिए है, जो चिंतित है, जो परेशान है, हताश है, निराश है। ठीक है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन भूसे। पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। ठीक है, जल्दी बताओ किसकी पंक्ति है? आपकी ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर देनी बकस मोरी लाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी बकस मोरी लाल। सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? अमीर खुसरो की, विद्यापति की, मलिक मोहम्मद जायसी की, कबीर की। तो ये किसकी है? अमीर खुसरो। आदिकाल के लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे। उपयुक्त पंक्ति आदिकाल कवि खड़ी बोली की प्रथम प्रयोगता अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो पहेलियां एवं मुकरिया लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। आगे, मोरा जोबना नवेलरा भयो गुलाल पंक्ति किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। ठीक है। अमीर खुसरो विद्यापति आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। आदिकाल में सिद्ध, नाथ, जैन, रासो आता है, लौकिक साहित्य आता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ये आपके दो प्रमुख कवि आते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं ये 20 प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। तो हालांकि ये छोटे छोटे कदम है, छोटे छोटे चरण हैं, जो कि हमारी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। और अगर इस क्लास से, इस 20 मिनट की वीडियो में 20 क्वेश्चन मैंने कराए, अगर 1-2 प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो हमारी मेहनत सार्थक है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट देखूंगा, 100% देखूंगा। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं। ठीक है। अपनी राय दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।